हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, मैं प्रकाश सर आप लोग का स्वागत करता हूं आप अपने चैनल बेटर एजुकेशन पर। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 4th चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर और आप लोग अच्छे से ध्यान देना। ओके गाइस। स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर। गाइस, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ओशनिक वाटर के नीचे का जो भी सरफेस है या फिर जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। फिगर 4.1 वेरियस लैंडफॉर्म्स। गाइस, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आप लोग स्टार्ट करिएगा। जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें आएगा माउंटेन। ओके, नेक्स्ट बॉक्स में आएगा प्लेटो। जो थर्ड बॉक्स है उसमें आएगा कोस्ट। और यहाँ फोर्थ वाला एरो आप लोग को दिया गया है, वहां पे है सी लेवल। देख लिया आप लोग ने। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाले एरो के यहाँ पे आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सिक्स्थ वाला एरो आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। सेवेंथ वाला एरो आएगा जो पानी में बॉक्स दिया गया है वहां पे आएगा सबमरीन प्लेटो। ओके, और जो नेक्स्ट एरो है वहां पे आएगा आइलैंड। और जो लास्ट वाला है वो आएगा मरीन डीप। समझ में आ गया गाइज आप लोग को। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्ड में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। गाइस, क्या बताया गया है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है और जितने भी ओशंस है ये सब किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर क्या होता है गाइस, लैंड। ओके, और हाइड्रोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है गाइस, वाटर, ओशंस। समझ में आ गया आप लोग को। अभी आप लोग को यहाँ पे बोला गया है जितने भी कॉन्टिनेंट्स और ओशन है, तो कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या आ गया गाइज, आप लोग को पता होगा। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया आप लोग को। वहीं पे ओशंस में क्या आ गया गाइस, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये जो हमारे ओशंस है ये सब उसमें आ जाएंगे। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस लाई ऑन प्लेट्स। गाइस, क्या बताया गया है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है और जितने भी ओशंस है वो किसके ऊपर रहते हैं, प्लेट्स के ऊपर। अभी प्लेट्स मतलब क्या हो गया, लिथोस्फीयरिक प्लेट मतलब लैंड। समझ में आ गया आप लोग को। अभी देखिए, जो भी कॉन्टिनेंट्स है वो लैंड के ऊपर ही है, जमीन से जुड़कर है, राइट। लेकिन जो भी ओशंस है आपको पता होगा, ओशंस के नीचे भी क्या है, लैंड का ही सरफेस। During low tides, the level of ocean water goes down and the land below the water near the coast is exposed. Guys, क्या बताया गया है, लो टाइड्स के टाइम पे मतलब जब लहरें छोटी होती है उस टाइम पे क्या होता है, ओशनिक वाटर का जो लेवल रहता है वो पीछे चला जाता है। समझ में आ गया। इसी वजह से क्या होता है, जो किनारे पे लैंड है वो एक्सपोज्ड हो जाता है, मतलब वो लैंड हम लोग को दिखने लगता है। पता है ना आप लोग। शिप्स रैक व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉक इन द ओशन। गाइस, क्या बताया गया है, बड़े बड़े जो जहाज रहते हैं, शिप्स रहते हैं, वो रैक हो जाते हैं। रैक मतलब क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। कब डैमेज होते हैं, अगर सपोज ओशनिक वाटर में कोई बड़ा सा स्टोन रहेगा या रॉक रहेगा जो लैंड से जुड़ा हुआ है, उससे अगर टकरा गए तो क्या हो जाते हैं, शिप डैमेज हो जाते हैं। गाइज, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को भी पता होगा, जो टाइटैनिक शिप था वो कैसे डैमेज हुआ था, एक बड़ा सा ग्लेशियर जो है शिप से टकरा गया था, इसी वजह से वो डैमेज हो गया था। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द अबव पॉइंट्स आर करेक्ट देन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। गाइज, क्या बताया गया है, अभी जो हम लोग ने पॉइंट्स पढ़े हैं वो करेक्ट है, देन यहाँ पे हम लोग को कुछ अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिए गए हैं। चेक करना है कि वो ऑप्शन सही है कि नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड एंड वाटर। गाइस, क्या बताया गया है, अर्थ का जो भी सरफेस है वो किससे ऑक्यूपाइड है, लैंड एंड वाटर। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज लैंड बिलो द ओशन टू। गाइस, क्या बताया गया है, ओशंस के नीचे, समुद्र के नीचे लैंड है, तो ये ऑप्शन भी सही है। पता है ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इवन इफ द वाटर हैज द सेम लेवल द लैंड सबमर्ज्ड इज नॉट इवन। गाइज क्या बताया गया है, आप लोग अगर समुंदर को देखोगे तो आप लोग को वाटर का लेवल सेम दिखेगा, लेकिन उसी के नीचे जो लैंड है, जो सबमर्ज लैंड है, सबमर्ज क्या होता है गाइज, जो पानी के नीचे वाला लैंड है वो सेम नहीं रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? नॉट इवन मतलब नॉट सेम, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। द लेवल ऑफ वाटर एंड लैंड इज अनइवन। गाइज क्या बताया गया है, वाटर और लैंड का जो लेवल है वो अनइवन है, मतलब वो भी सिमिलर नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस इन द क्लास रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ योर ऑप्शंस, नो फ्रॉम योर टीचर अबाउट द करेक्ट ऑप्शंस। गाइस क्या बोला गया है, आप लोग को ये पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है और कौन से पॉइंट सही है ये आप लोग को पता लगाना है। सो होप सो मैंने आप लोग को समझा दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है देख लेते हैं। ओके गाइज, Geographical explanation. We know that the proportion of water and land is uneven on the earth. Guys हमने ये पढ़ लिया है कि जो वाटर का और लैंड का proportion है अर्थ के ऊपर वो सिमिलर नहीं है, राइट? Around 71% of the surface is covered by water, but there is land even below this water. Guys क्या बताया गया है, अर्थ का जितना भी सरफेस है उसमें से 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है, राइट? लेकिन उस वाटर के नीचे भी लैंड है, ये आप लोग को पता है ना? चलिए आगे देखते हैं। बट लाइक वाटर इट इज नॉट एट द सेम लेवल। क्या बताया गया है, लेकिन जैसा हम लोग को वाटर दिखता है सेम लेवल पे, उसी की तरह जो नीचे लैंड है वो सेम लेवल पे नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए गाइस। ओके, We classify the various landforms on the earth on the basis of altitudes. Guys क्या बताया गया है, अर्थ के लैंड के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स है उनको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड्स, दैट इज हाइट। समझ में आ गया? गाइज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिक्चर में दिया गया है, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो मीटर्स, मतलब जो भी नेमिंग किया है वो मेजरमेंट के हिसाब से, मतलब हाइट के हिसाब से किया है। समझ में आ गया? इसी तरह से ही नेमिंग होता है। समझ में आ गया? इसी तरह से ही क्लासीफाई होता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए आप। A similar classification can be done for landform submerged under water. Guys क्या बताया गया है, इसी की तरह सिमिलर क्लासिफिकेशन किया जाता है किसका, ऐसे लैंडफॉर्म्स का जो वाटर के अंडर रहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। थिंक अबाउट इट। इफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द लैंड कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड एंड साइज। गाइस क्या बताया गया है, लैंड के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स है उनको हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, दैट इज हाइट और साइज। समझ में आ गया? Then how can the landform submerged under water be classified? So guys क्या पूछा गया है, जो लैंडफॉर्म्स वाटर के अंडर रहते हैं उनको हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे? सो गाइज आंसर एकदम ही ज़्यादा इजी है, दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर। मतलब वो सी फ्लोर से, ज़मीन के नीचे का जो वाटर है वहाँ से कितना वो डेप्थ में है। समझ में आ गया? और द शेप ऑफ द लैंड, और शेप कैसा है लैंड का, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। कैन यू टेल, फर्स्ट पॉइंट जो है वो दिया गया है, ट्राई टू नेम द लैंडफॉर्म शोन इन फिगर 4.1। फिगर 4.1 में जो भी लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं आप लोग देख सकते हो, ये वाला ही फिगर है। समझ में आ गया? सो इसका आंसर मैंने आप लोग को लेसन के स्टार्टिंग में ही दे दिया था, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। What parameter were used for classifying the landforms on the earth? क्या पूछा गया है, कौन सा क्राइटेरिया, पैरामीटर मतलब होता है क्राइटेरिया, यूज किया जाता है क्लासीफाई करने को, क्या क्लासीफाई करने को, जो भी लैंडफॉर्म्स अर्थ के ऊपर है उसको। समझ में आ गया? सो गाइज इसका आंसर मैंने आप लोग को दे दिया है, एल्टीट्यूड रहता है मतलब हाइट, और साथ ही साथ शेप ऑफ द लैंड, मतलब किस तरह का शेप है उस लैंड का। समझ में आ गया गाइज? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What parameters were used for naming the landforms below water? जो पानी के नीचे जो लैंडफॉर्म्स है उनको हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे? सो गाइज इसका भी आंसर मैंने आप लोग को बता दिया है, डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर, मतलब कितना गहरा है वो, और साथ ही साथ क्या बताया गया है, कौन सा साइज है, क्या साइज है लैंड का। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? Geographical explanation, the relief of ocean floor. Guys relief मतलब क्या होता है, लैंड। समझ लिया आप लोग ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। The land submerged below oceanic water is called the ocean floor. Guys ocean floor क्या होता है, ऐसा लैंड जो वाटर के नीचे है। समझ में आ गया? ओशनिक वाटर के नीचे है उसको क्या बोला जाता है, ओशन फ्लोर। समझ में
The relief of ocean floor is decided upon by the depth from the sea floor and the shape of the land. क्या बताया गया है गाइस, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि जो लैंड है, जो सबमर्ज लैंड है, वो कौन सा लैंड है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका क्राइटेरिया एक है गाइस, डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर एंड द शेप ऑफ द लैंड। समझ में आ गया आप लोग को गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज अराउंड 3700 मीटर्स। जो एवरेज डेप्थ है ओशन का वो कितना रहता है गाइस? 3700 मीटर्स। ओके, द कॉन्टिनेंट द ओशन बेड इज ऑल्सो अनइवन लाइक द लैंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स। गाइज क्या बताया गया है, जो ओशन बेड रहता है, मतलब जो ओशन फ्लोर रहता है, पानी के नीचे वाला जमीन रहता है, वो भी अनइवन रहता है, मतलब वो भी सेम नहीं रहता है लाइक द लैंड ऑन द कॉन्टिनेंट। जो भी कॉन्टिनेंट के ऊपर लैंड है, जैसे कि प्लेन सरफेस हो गया, माउंटेन हो गया, उसी की तरह जो पानी के नीचे जो लैंड है वो भी सेम नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? द ओशन फ्लोर रिलीफ कंसिस्ट ऑफ ऑल सबमर्ज लैंडफॉर्म्स। गाइस क्या बताया गया है, जो ओशन फ्लोर रिलीफ रहता है, मतलब जो नीचे वाला लैंड रहता है, उसमें सब जितने भी लैंडफॉर्म सबमर्ज्ड है सब इंक्लूड हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर डिफर्स फ्रॉम ओशन टू ओशन। गाइज क्या बताया गया है, ओशन फ्लोर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो हर एक ओशन का सेम नहीं रहता है। समझ में आ गया? वो अलग अलग ओशंस का अलग अलग रहेगा। ये We will look at the sequence of the landforms and the detail of major landforms on the ocean floor. Guys क्या बताया गया है, हम लोग सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं लैंडफॉर्म्स का और साथ ही साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते। As we go away from the coast, the structure of the ocean floor changes. Guys क्या बताया गया है, जैसे जैसे हम लोग किनारे से थोड़ा आगे मतलब समुंदर की तरफ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप लोग को ये पता होगा, स्टार्टिंग में जो किनारा रहता है वो ज़्यादा ढलान वाला नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे वो गहरा होते चले जाता है। पता है ना आप लोग को? स्टडी द एक्सप्लेनेशन बिलो एंड फिगर 4.2 टूगेदर। गाइज क्या बताया गया है, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग को पढ़ना है किसके साथ? 4.2 ओशन रिलीफ, उसके साथ पढ़ना है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? आप लोग ये फिगर देख लीजिए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। द लैंड नियर द कोस्ट एंड सबमर्ज अंडर द सी इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। गाइस क्या मतलब होता है, ऐसा लैंड जो कोस्ट के भी नज़दीक है, मतलब किनारे के भी नज़दीक है और थोड़ा बहुत वाटर के अंडर भी है। समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे देखो दिया गया है थर्ड वाला कॉन्टिनेंटल शेल्फ लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप लोग देख सकते हो वो थोड़ा सा कोस्ट से नज़दीक है और थोड़ा सा पानी के अंदर भी है। देख लिया आप लोग ने? चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की ओर, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, दिस इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन बेड। गाइज ये पार्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा शैलोएस्ट पार्ट है। शैलोएस्ट पार्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा गहरा नहीं रहता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड कोस्टलैंड। गाइज इसको एक और चीज से बुलाया जाता है, सबमर्ज्ड कोस्टलैंड, मतलब ऐसा किनारा जो पानी के अंदर है। समझ में आ गया आप लोग को? इट्स स्लोप इज जेंटल, उसका स्लोप जो रहता है वो जेंटल रहता है, मतलब ज्यादा गहरा नहीं रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। गाइज क्या बताया गया है, जो भी एरिया रहता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो हमेशा सेम नहीं होगा हर जगह पे। It is narrow along the coast of some continents while it is broad for 100 of kilometer at others. Guys क्या बताया गया है, कुछ कॉन्टिनेंट्स में उसका जो कोस्ट होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा, मतलब स्मॉल होगा। समझ में आ गया? लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो ब्रॉड होगा, मतलब इतना ब्रॉड होगा कि 100 ऑफ किलोमीटर भी जा सकता है। समझ में आ गया? इट्स डेप्थ इज अप टू 200 मीटर बिलो द सी लेवल। गाइज क्या बताया गया है, उसका डेप्थ कितना होता है, 200 किलोमीटर तक का हो सकता है बिलो द सी लेवल, मतलब पानी के नीचे। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमंस। गाइज क्या बताया गया है, ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कैसे देख लेते हैं। एक्सटेंसिव फिशिंग ग्राउंड्स आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बताया गया है, बहुत ज्यादातर फिशिंग कहाँ पे होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में। समझ में आ गया आप लोग को? क्यों होती है वहां पे, क्योंकि वहां पे पानी भी रहता है, साथ ही साथ वो ज्यादा गहरा भी नहीं है। समझ में आ गया? इसके आगे और भी एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन है, चलिए गाइस देखते हैं। एज दिस पार्ट इज शैलो, ये पार्ट जो है ज़्यादा गहरा नहीं है, द सनलाइट रीचेज इट्स बेड, सो जो सनलाइट है वो ज़मीन तक पहुंच पाती है, राइट। एल्गे, प्लैंकटन एक्सेट्रा ग्रो ईयर, क्या बताया गया है गाइज, एल्गे और प्लैंकटन ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक टाइप के क्या है, ऑर्गेनिज्म है, तो ये वहां पे ग्रो होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, दिस इज फूड फॉर फिश, और ये खाना बन जाता है किसके लिए, फिशेस के लिए। अभी खाना वहाँ पे अवेलेबल है तो फिशेस वहाँ पे आएंगी ही, और वहाँ पे फिशिंग अच्छी तरह से हो सकती है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल एंड वेरियस मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन बाय द माइनिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। गाइज क्या बताया गया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे अगर माइनिंग की जाएगी तो वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स आप लोग को मिल सकते हैं। समझ में आ गया। सो वो वहाँ पे माइनिंग भी की जाती है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई हाई लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी। गाइज एक एग्जाम्पल दिया गया है, अरेबियन सी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मुंबई हाई लोकेट किया गया है, वहाँ पे भी ये सब प्रोसेस होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ अ सोर्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये ऐसा सोर्स है जहाँ से हम लोग को, ह्यूमंस को क्या मिला है, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस। समझ में आ गया गाइज आप लोग को। कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। आफ्टर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ओवर, द स्लोप ऑफ द सी बेड बिकम स्टीपर। गाइस क्या बताया गया है, जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया खत्म हो जाता है, जो स्लोप रहता है सी बेड का वो क्या हो जाता है, स्टीपर हो जाता है। स्टीपर मतलब फिर ढलान शुरू हो जाती है। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो दिया गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाजू में, देख लिया आप लोग ने, और वहां पे ढलान भी कैसी है, गहरी है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए गाइस। ओके, द डेप्थ ऑफ द स्लोप इज फ्रॉम 200 मीटर टू 3600 मीटर्स। गाइस क्या बताया गया है, जो डेप्थ रहता है स्लोप का वो कितना रह सकता है, 200 मीटर से लेके 3600 मीटर्स तक। ओके, इन सम प्लेसेस इट इज मोर, और कुछ एरियाज में वो ज्यादा भी रह सकता है। ओके, 3600 से ज्यादा भी रह सकता है। द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज नैरो, और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप रहता है वो कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। समझ में आ गया। द लोअर बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप इज कंसिडर टू बी द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट्स। गाइज क्या बताया गया है, जो लोअर बाउंड्रीज रहता है किसका, कॉन्टिनेंटल स्लोप का, वो क्या माना जाता है, वो बाउंड्रीज माना जाता है कॉन्टिनेंट्स का। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट, अबिसल प्लेन्स। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप लाइज द अबिसल प्लेन्स। गाइस क्या बताया गया है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद क्या रहता है, अबिसल प्लेन्स रहता है। समझ में आ गया आप लोग को। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम में आप लोग को बता देता हूं। आप लोग देख सकते हो कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद जो जमीन दिया गया है उसी के अंदर लिखा गया है अबिसल प्लेन्स। देख लिया आप लोग ने। सो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। ओके, Beyond the continental slope lies the abyssal plains, which are the flat part of the sea beds. और ये कैसा पार्ट रहता है, फ्लैट पार्ट रहता है sea beds का. Okay, the abyssal plains consist of various submerged landform like hills, plateaus, etc. Guys क्या बताया गया है, abyssal plains में क्या क्या आता है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो पानी के नीचे है, लाइक हिल्स, प्लेटोज एक्सेट्रा. इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे गाइज. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की ओर. आप लोग ध्यान दीजिए गाइज. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्या बताया गया है. Mountain ranges and plateaus. The hills and mountains found on the ocean bed are called submerged hills and mountains. Guys क्या बताया गया है, ओशन बेड्स पे जो भी हिल्स और माउंटेन्स मिलते हैं वो क्या बोले जाते हैं, सबमर्ज्ड हिल एंड माउंटेन. क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि वो पानी के नीचे है ना, इसीलिए. समझ में आ गया आप लोग को. चलिए आगे देखते हैं. These hills are 100 of kilometer wide. ये जो हिल्स रहते हैं ये कितने वाइड रहते हैं, 100 of kilometers एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग. मतलब ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लंबे भी रह सकते हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. पीक्स ऑफ सम ऑफ द सबमर्ज्ड हिल्स कम अबाउ द सी लेवल. गाइस क्या बताया गया है, कुछ पार्ट तो ऐसा होता है कि जो सी लेवल से भी ऊपर आ जाता है. समझ में आ गया आप लोग को. दे आर विजिबल टू अस एज मरीन आइलैंड्स. और वो हम लोग को किस तौर पे दिखाई देते हैं, मरीन आइलैंड्स के तौर पे. समझ में आ गया आप लोग को, जिसको आइलैंड्स बोला जाता है. चलिए आगे देखते हैं.
Iceland in the Atlantic Ocean, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल आर एग्जाम्पल्स। गाइज दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग याद रखिए, एटलांटिक ओशन का आइसलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। द सबमिट्स ऑफ सम मरीन आइलैंड्स आर फ्लैट एंड एक्सटेंसिव। सबमिट्स क्या होता है गाइज? टॉप पोर्शन। जो टॉप पोर्शन रहता है मरीन आइलैंड्स का वो कैसा रहता है? फ्लैट और एक्सटेंसिव, मतलब लंबा चौड़ा रहेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। दे आर कॉल्ड ओशनिक और सबमरीन प्लेटोज, और उनको क्या बोला जाता है? ओशनिक और सबमरीन प्लेटोज। समझ में आ गया? ऐसा पार्ट जो फ्लैट और एक्सटेंसिव रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? सबमरीन प्लेटोज। फॉर इंस्टेंस चागोस प्लेटो इन द इंडियन ओशन। गाइज एक एग्जाम्पल दिया गया है चागोस प्लेटो का जो इंडियन ओशन में है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, आप लोग ध्यान दीजिए। मरीन डीप्स एंड मरीन ट्रेंचेज। ऑन द ओशन बेड देर आर सम लैंडफॉर्म्स विच आर डीप। क्या बताया गया है गाइज? ओशन बेड पे कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप रहते हैं, नैरो रहते हैं और स्टीप रहते हैं। समझ में आ गया? दे आर कॉल्ड मरीन डीप्स और ट्रेंचेस। उनको क्या बोला जाता है? मरीन डीप्स या फिर ट्रेंचेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जनरली द शैलोअर वंस आर कॉल्ड मरीन डीप्स। गाइज क्या बताया गया है? जो शैलोअर वंस रहते हैं, मतलब जो ज़्यादा गहरे नहीं रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मरीन डीप्स। वाइल डीपर वंस एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंस आर कॉल्ड ट्रेंचेस। और ऐसा पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा डीपर है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्रेंचेस। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेंचेज आर थाउजेंड्स ऑफ मीटर डीप फ्रॉम द सी लेवल। गाइज क्या बताया गया है? जो ट्रेंचेज रहते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ मीटर डीप रहते हैं। किससे? सी लेवल से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। गाइज कौन सा डीपेस्ट ट्रेंच है? मरियाना ट्रेंच। ओके, और ये पैसिफिक ओशन में है और ये डीपेस्ट ट्रेंच जो है रिकॉर्ड हुआ है वर्ल्ड में। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। इट्स डेप्थ इज अराउंड 11,034 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को? इसका डेप्थ कितना बताया गया है? 11,034 मीटर्स, जो कि 7 माइल्स तक हो सकता है। ये चीज याद रखिए गाइज। ओके, द मिड ओशनिक सबमर्ज हिल्स एंड मरीन ट्रेंचेस आर जियोलॉजिकली द मोस्ट एक्टिव एरियाज ऑफ द ओशन बेड इन द वर्ल्ड। गाइज क्या बताया गया है? जो मिड ओशनिक सबमर्ज हिल रहते हैं, मतलब जो पानी के अंदर वाले हिल्स रहते हैं, और जो मरीन ट्रेंचेस रहते हैं, ये जियोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव एरियाज माने जाते हैं ओशनिक बेड के। क्यों माने जाते हैं? There are many active volcanoes here. These areas are also earthquake prone areas. Guys क्या बताया गया है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ एरिया ऐसा भी है जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, मतलब वहां पे अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। ओके, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन ऑकरिंग इन द ओशन बेड गिव राइज टू सुनामीज। गाइज क्या बताया गया है? पानी के नीचे अर्थक्वेक होता है और वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इस वजह से क्या हो जाता है? सुनामीज क्रिएट होते हैं इन द नियर बाय कोस्टल एरियाज। मतलब जो आजू बाजू के कोस्टल एरियाज है वहां पे सुनामीज फेस करने पड़ते हैं। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। गाइज आज का पार्ट जो है यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। ओके गाइज? सो गाइज अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके गाइज? और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग से पक्का बात करूँगा। ओके गाइज? और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग गई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए गाइज, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग नए हो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग इसी तरह से अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ओके गाइज? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइज?